हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज हम लोग एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड जेंडर एंड डेवलपमेंट में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। तो हम लोग जनसंख्या नियंत्रण तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक और उनका महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव। मतलब जो गर्भ निरोधक हैं उनका महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्भ निरोधक और उनका महिला के स्वास्थ्य पर प्रभाव। गर्भ निरोधक गर्भावस्था प्रेगनेंसी को अपनी इच्छा से कंट्रोल करने का एक तरीका है। गर्भधारण को रोकने में वे सब विधियां उपयोग में लाई जाती हैं जो अनचाहे गर्भ को ठहरने से रोकने में सक्षम होती है। इसमें दोनों ही प्रकार की विधियां अस्थायी एवं अस्थायी काम में लाई जाती हैं। जितने भी प्रकार की विधियां गर्भ निरोध में उपयोग में लाई जाती हैं, वे सभी तो पूर्णतः आदर्श नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक गर्भ निरोधी विधि में कुछ न कुछ लाभ हानि अवश्य ही होती है। फिर भी एक आदर्श गर्भ निरोधी विधि में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए, जिसमें पहला है सभी समुदाय के स्त्री एवं पुरुष को स्वीकार्य हो। दूसरा, कम से कम खर्चीला हो। तीसरा, गर्भधारण को रोकने में सक्षम एवं प्रभावी हो। चौथा, प्रयोग करना सरल हो। और पांचवा है चिकित्सीय देखभाल एवं सहायता की आवश्यकता कम से कम अथवा नहीं हो। छठवां है स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। बच्चे की चाह होने पर गर्भ निरोधी विधि को सरलता से छोड़ा जा सके। आठवां है आसानी से उपलब्ध हो। और नौवां है लैंगिक संभोग करते समय विघ्न पैदा ना हो। तो हम अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। गर्भ निरोधी विधियों के प्रकार। गर्भ निरोधी विधियों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी विधि, टेम्परेरी मेथड, एंड सेकंड है अस्थायी विधि, परमानेंट मेथड। तो हम पहले जानेंगे अस्थायी विधि, टेम्परेरी मेथड्स कौन कौन से हैं। तो अस्थायी विधियों के अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं। पहला है प्राकृतिक विधियां या व्यवहारात्मक विधियां। तो इसमें हो गया पहला सुरक्षित अवधि पद्धति। दूसरा है संभोग अंत बार्धता। तीसरा है बेसल बॉडी तापक्रम विधि। चौथा है सर्विकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक। एंड पांचवा है योनि का धोना। और छठवा है लंबे समय तक बच्चे को दुग्धपान कराना। दूसरा नंबर है हमारा यांत्रिकी गर्भ निरोधक। तो इसमें आता है कंडोम या निरोध। दूसरा आता है डायाफ्राम। और तीसरा आता है अंतर्गर्भाशयीन साधन। तीसरा है हमारा रासायनिक गर्भ निरोधक, जिसमें पहला आता है हमारा झागदार गोलियां। दूसरा है क्रीम एवं जेली। एंड तीसरा है घुलनशील गोलियां। चौथा है हार्मोनल गर्भ निरोधक। तो इसमें जो है पहला है मुंह से सेवन करने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, मतलब जो गोलियां खाई जाती हैं। तो ये हमारा था अस्थायी विधियां। अब हम देखते हैं हमारा अस्थायी विधि क्या है। अस्थायी विधियां परमानेंट मेथड्स में। तो अस्थायी विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां आती हैं। पहला है पुरुष नसबंदी वैसेक्टॉमी। एंड दूसरा है महिला नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी। ये हमारा अस्थायी विधियां हैं। तो हम जानेंगे अब अस्थायी विधियां क्या होता है। अस्थायी विधियां हमारा दूसरा था। अस्थायी विधि में शल्य क्रिया द्वारा
स्त्री या पुरुष का बंध्याकरण या नसबंदी किया जाता है। यह विधि तब उपयोग में लाई जाती है जब दंपति के 2 बच्चे हों तथा उसे और बच्चे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे का उम्र 2 वर्ष की तथा दंपति की उम्र 30 या 40 वर्ष की हो। अस्थायी विधियों के अंतर्गत महिला नसबंदी, जिसे ट्यूबेक्टॉमी, तथा पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, की जाती है। तो पुरुष नसबंदी, वैसेक्टॉमी क्या है? पुरुष नसबंदी अत्यंत ही सरल एवं सुरक्षित छोटे ऑपरेशन की प्रक्रिया है। इसमें दर्द न के बराबर होता है। इसके लिए पुरुष को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। शल्य क्रिया में 15-20 मिनट का समय लगता है। शल्य क्रिया में अंडकोश के उस भाग को जहां ऑपरेशन करना होता है शून्य कर दिया जाता है। इसके बाद अंडकोश के दोनों ओर 2 छोटे चीरे आधा इंच लंबाई के लगा दिए जाते हैं अथवा अंडकोश के बीच एक चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद खुले स्थान से शुक्राणु को ले जाने वाली नसों की पहचान कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है। अंडकोश पर लगाए गए चीरों पर टाँके लगा दिए जाते हैं। एक चीरे पर एक ही टाँका लगता है। 5 दिन पश्चात टाँके काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान ना तो पुरुष लिंग और ना ही अंडकोशों की रक्त नलियों को ही काटा अथवा छेड़ा जाता है। इससे लिंग उत्तेजना में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। पुरुष नसबंदी के पश्चात वीर्य शुक्राणुओं से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गर्भ धारण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस ऑपरेशन के द्वारा शुक्राणुओं को अंडकोशों के मूत्र मार्ग में जाने से रोका जाता है। इससे पुरुष में वीर्य स्खलन तो होता है, परंतु वीर्य में शुक्राणुओं की उपस्थिति नहीं होती है। टाँके कट जाने के 1 सप्ताह बाद संभोग क्रिया संपन्न की जा सकती है, परंतु 3 माह तक संभोग करते समय गर्भ निरोधक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तब तक शुक्रवाहिका में जो शुक्राणु होते हैं वे वीर्य स्खलन के दौरान निकलते रहते हैं। 3 माह के बाद वीर्य की जांच करानी चाहिए कि वीर्य में शुक्राणु उपस्थित है या नहीं। अगर वीर्य में शुक्राणु उपस्थित नहीं होते हैं तो गर्भ निरोधक के प्रयोग को छोड़ा जा सकता है। विश्व भर में 6,50,00,000 लोग इस विधि को अपनाकर परिवार नियोजित कर रहे हैं। पुरुष नसबंदी कराने वाले रोगियों के लिए सलाह, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला है, ऑपरेशन के पश्चात ड्रेसिंग को पेशाब अथवा मल त्याग करते समय मल से गंदा नहीं करना चाहिए। दूसरा है, स्नान करते समय ड्रेसिंग को भीगने से बचाना चाहिए। अगला है, कटे हुए भाग को खुजलाना नहीं चाहिए। टाँके काटने के लिए अस्पताल 5वें दिन अवश्य आना चाहिए। 1 सप्ताह तक कठिन कार्य जैसे पत्थर ढोना, पत्थर तोड़ना, हल चलाना, साइकिल चलाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। हमारा नंबर 6 है, टाँके काटने के पश्चात संभोग करते समय 3 माह तक गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऑपरेशन के 3 महीने पश्चात वीर्य की जांच करा लेनी चाहिए। अगर शुक्राणु उपस्थित नहीं है तो गर्भ निरोधक को छोड़ सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। तो इस विधि में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है हमारा, यह काफ़ी सरल, सुरक्षित एवं प्रभावी विधि है। तीसरा है, संभोग में आनंद में कमी नहीं आती है। और चौथा है, ऑपरेशन के 3 माह पश्चात गर्भ निरोधक की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी कुछ जो है हानियां हैं, तो हम इसके हानियों के बारे में जानेंगे। पहला है, 3 माह तक गर्भ निरोधक का उपयोग करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी। तो महिला नसबंदी क्या है? महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा नसबंदी की जाती है। इसमें नई तकनीक द्वारा, जिसमें लेप्रोस्कोपिक तथा लेज़र किरणें सम्मिलित हैं, का उपयोग किया जाता है। महिला को साधारण एनेस्थेसिया द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। उदर प्रवेश में 2 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद अंडवाहिनियों के दोनों सिरों के छोटे से भाग को काट दिया जाता है। कटे हुए भाग के सिरों को अच्छी तरह से बांध दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु गर्भाशय में ना पहुंच पाए। संभोग के दौरान अंडाणु का मिलन शुक्राणु से नहीं हो पाता है, फलतः गर्भधारण संभव नहीं है। महिला नसबंदी के लिए सर्वोत्तम समय प्रसव के पश्चात 7 दिन की अवधि है। अगर प्रसव शल्य क्रिया द्वारा होता है तो उसी समय महिला नसबंदी भी करा लेनी चाहिए। इसके लिए महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। 10 दिन पश्चात वह घरेलू हल्के कार्य को कर सकती है। संभोग ऑपरेशन के 1 माह बाद ही कराना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि ट्यूबेक्टॉमी महिला नसबंदी के कौन से लाभ हैं। तो हमारा इसमें पहला है, यह अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसलिए इसके बाद किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है, महिला नसबंदी प्रसव के तुरंत बाद भी की जा सकती है। इससे महिला को पुनः अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। तीसरा है, ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या परिवार कल्याण कैंपों में निःशुल्क कराए जाते हैं। चौथा है, सरकार द्वारा वस्तुएं या आर्थिक मदद दी जाती है। पांचवा है, इसका स्वास्थ्य पर कोई सहप्रभाव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम इसकी हानि देखते हैं क्या है। तो इस हानि डिसएडवांटेज, इसमें एक ही हानि दी गई हुई कि महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ये था हमारा महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, जो कि कंप्लीट हो गया है। तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।